तो अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार सवाल पूछे जाते हैं, सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्वायरमेंट पे पेपर बने और एक टेस्ट से सवाल ना पूछे वो। ठीक है। और इन्वायरमेंट को लेकर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, छाता का मतलब कि आच्छादित कर लेना। तो छाते का कैसे इसका आकार होता है, इस तरह का होता है, बीच में ऐसे हो जाता है और फिर यहां से ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कवर कर लेगा। तो इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे कानून को अपने अंदर कवर। तो हवा, जल, खतरनाक सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आपको बताया मैंने 1984 का जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, उसके बाद सरकारों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, इतने ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और जो विदेशों से लोग एक्सपोर्ट करते हैं मशीनों का, केमिकल्स का, उसको लेकर के कि किससे पूछ के लिया है और कहाँ सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया, कैसे लीक हो गया, किसकी जिम्मेदारी है, ये कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फिर केंद्र सरकार को इस पे कानून बनाना पड़ा और उन्होंने बनाया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और एक कम्प्रिहेंसिव कानून बनाया जो कि 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, पर्यावरण को संरक्षण करना। और जब हम ये कहते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, तो इनडायरेक्टली हम ये कह रहे होते हैं कि हमारा संरक्षण करना है। बताया था आप लोगों को। ठीक है। तो पर्यावरण को इसलिए हम संरक्षित करते हैं क्योंकि हम जिंदा नहीं बचेंगे। तो जब पर्यावरण को संरक्षित करने की बात हो रही, मतलब हमें संरक्षित करने की बात हो रही, तो पर्यावरण की रक्षा करना अगर लिखा हुआ है, अगर इसकी जगह मैं कहूं हमारी रक्षा करना, तो ठीक बात है, क्या दिक्कत है। और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। और जीवन के अधिकार में ही ये निहित है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया है। जीवन का अधिकार में ये निहित है कि व्यक्ति को एक ऐसा पर्यावरण दिया जाए, एक ऐसा वातावरण दिया जाए जो कि साफ और स्वच्छ हो, जहाँ पे व्यक्ति को साफ पीने का पानी मिले, साफ हवा मिले और शुद्ध भोजन मिले। तो ये आपके आर्टिकल 21 के थ्रू आपका ये फंडामेंटल राइट है। अगर आपके पीने के पानी, हवा और भोजन पे या आवास, चार चीजें जो होती हैं, हैबिटाट, अगर कोई इम्पैक्ट डालता है, इट मीन्स कि ये आपके जीवन जीने के अधिकार, जो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। कोई भी ऐसी कानून आपने पढ़ा था आर्टिकल 21 में, कोई भी ऐसा कानून है अगर जो फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित कर रहा है, तो वो इस सीमा तक नल एंड वाइड हो जाएगा। नल एंड वाइड होने का मतलब प्रभाव शून्य हो जाएगा, उसकी प्रभावशीलता ही खत्म हो जाएगी, कोई इंप्लीमेंट करा ही नहीं सकता है। ये फंडामेंटल राइट्स में ही लिख दिया है कि कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को प्रभावित करता हो, तो जिस सीमा तक प्रभावित करता है उस सीमा तक वो प्रभाव शून्य हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आपके जीवन जीने के अधिकार को अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो प्रभावित करता है, तो वो उस सीमा तक खत्म हो जाएगा। तो अगर इनडायरेक्टली कहा जाए कि पर्यावरण की रक्षा और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना बेसिकली आर्टिकल 21 को भी प्रोटेक्ट करता है, तो बोलिए ठीक बात है। क्या क्या शामिल है इसमें, वायु, तो वायु से आपको हवा, जल से पानी, भूमि से आपको क्या मिलेगा, आवास, वनस्पतियों से क्या मिलेगा आपको, भोजन। और कुछ लोग जीव जंतु भी खाते हैं तो यहाँ से भी उनको भोजन मिल जाएगा, मछली और बाकी चीजें पता ही है आप लोगों को, नाम नहीं लूंगा, नहीं फिर आप लोग कुछ लोग कहेंगे कि अब क्लास छोड़ो, चलो अब चलते हैं। मेरे एक दोस्त थे, जब मुखर्जी नगर में हम लोग रहते थे उनका नाम था अनामिल। तो खाने के बहुत शौकीन व्यक्ति थे, बहुत शौकीन व्यक्ति थे। तो हम लोग पढ़ते रहते थे, ऐसे केबिन बने हुए थे हमारे, तो उसमें पढ़ाई करते थे हम लोग। तो पता चलता था कि पढ़ रहे हैं और बगल में केबिन बना है, फिर उसके बगल में केबिन बना, तो उसमें सब लोग पढ़ते थे, बेड रहता था, टेबल चेयर, लाइट लगी रहती थी, बढ़िया पढ़ाई करते थे सब लोग। किसी को कुछ डाउट हुआ तो आपस में बातचीत भी कर लेते थे। तो अनामिल जी ऐसे इंसान थे जो पढ़ते पढ़ते कब चांदनी चौक निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था तो मैं गया, मैंने कहा अरे अनामिल जी आया था, आप थे नहीं, कहाँ थे आप। तो बोले कि अरे मैं थोड़ा सा चांदनी चौक चला गया था, वो मेरा क्या मिलता है पता है आप लोगों को ना करीम के यहाँ चला गया था। तो वो नॉनवेज खाने के बहुत शौकीन थे, तो एकदम से खट से निकल लेते थे, जब उनको खाना होता था तुरंत निकल जाते थे।
ठीक। मुख्य प्रावधान क्या है? क्या क्वेश्चन है? क्या करते हैं? सर यूपी सब के लोग फीस खाना गलत मानते हैं ब्राह्मण को। पता नहीं, यूपी से तो मैं भी हूँ, फीस खाना कहाँ गलत मानते हैं। लेकिन फीस खाना शुभ मानते हैं। बिहार में तो सब खाते हैं सर, यूपी में भी सब खाते हैं, और ब्राह्मण सबसे ज्यादा खाते हैं। और भी बहुत कुछ खाते हैं। ठीक है, सोशल प्रेशर है, सोशल प्रेशर की वजह से नहीं खा पाते हैं बेचारे, नहीं तो फिर मत चुके चौहान। मेन प्रोविजन क्या क्या है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है? देखिए, खाना भोजन जो है ना, वो ठीक वैसे ही जो आपको मैंने बताया था कि जिसके पास चॉइस नहीं है वो क्या खाएगा। वो तो जो ठंडे प्रदेशों में रहता है जहाँ पे वेजिटेशन होता ही नहीं है, तो एनिमल ही खाते हैं वहां पे, तो वहां पे तो नॉन वेज खाएंगे। भारत में तो लोगों के पास चॉइस है फिर भी वेज खाने का, तो वो वेज खा सकते हैं। लेकिन जिसके पास चॉइस नहीं है वो खाएगा, क्या करेगा। तो इसको अनैतिकता और नैतिकता का सवाल नहीं बनाना है। जीवन में और भी बहुत समस्याएं हैं, उस पर विचार करना है, जैसे पर्यावरण की समस्या पे विचार कर रहे हैं हम लोग। पर्यावरण की परिभाषा को डिफाइन किया गया इसमें कि पर्यावरण में क्या क्या चीजें आएंगी। तो पहले तो डिफाइन करना होता है किसी एक्ट में कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। तो जल, वायु, भूमि। आप समझ पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर अफ्रीका के लोग मंकी लंगूर खाते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है। नागालैंड के लोग कुत्ता खाते हैं, चीन में खाते हैं, क्या दिक्कत है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं कहूँ कि आप लोग आलू खाते हैं, ये ठीक वैसे ही है। ठीक है। हमें वो सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं जो हम नहीं करते हैं। चिकन खाने वाले को लगता है कि अच्छा ये तो वो खाता है, पता नहीं क्या खाता है। और जो आलू खाता है उसको लगता है कि ये चिकन खाता है। और मुझे कबीरदास याद आते हैं, कबीरदास हर बार में याद आते हैं। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। तो बकरी क्या खाती है? पत्ता खाती है, और उसकी खाल उखाड़ देते हैं जो कसाई होते हैं। जो नर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाला। जो लोग बकरी खाते हैं उनका क्या हाल होगा, ये मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। इसके बाद कबीरदास मौन हो जाते हैं कि इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। जो पत्ता खाता है उसकी तो खाल निकाल लेते हैं, तो आप तो बकरी खा रहे हैं, तो आपका क्या निकाला जाएगा वो आप लोग देख लीजिए। कबीरदास ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं, सारे मुद्दों पे बात कर लिया। उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, नहीं तो कबीरदास उस पर बोल दिए होते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट वोबोट सब बोल दिए होते। पर्यावरण की परिभाषा को डिफाइन किया गया इसमें, और बताया गया कि पर्यावरण में जल, वायु, भूमि और उनके बीच के जो संबंध हैं, जिसमें सभी जीवित प्राणु, माइक्रो जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है, वो सारे आएंगे। प्लांट्स आएंगे, ठीक है, एनिमल आएंगे। तो मनुष्य भी क्या है? एक सामाजिक जानवर है, एनिमल है, सोशल एनिमल कहते हैं। अच्छा, एनिमल नहीं बोलते हैं, हिंदी में क्या अनुवाद करते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कि मनुष्य एक सोशल एनिमल है। अगर कोई शब्दानुवाद करे तो क्या करेगा कि मनुष्य एक सामाजिक जानवर है। केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां दी गई इसमें, केंद्र सरकार को बहुत पावरफुल बना दिया गया इसमें। पूछता है कि किस अधिनियम के थ्रू केंद्र सरकार को बहुत पावरफुल बनाया गया, तो ईपीए 1986 याद रखना है, 84 का भोपाल गैस त्रासदी और दंगा दोनों याद रखना है। तो इसमें क्या किया गया, जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया। तो मानक नहीं था हमारे पास कि मानक बनाया जाए कि किससे ज्यादा क्या होगा, प्रदूषण होगा, क्या होगा। जितने भी उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वहां आपको पर्यावरणीय अनुमति देना। तो कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर नुकसान होगा तो किस हद तक होगा, उसके लिए आप कितने जिम्मेदार होंगे। पहले ये सारी चीजें नहीं थी, तो अब लोगों को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है। पर्यावरणीय आपात स्थिति में कार्यवाही करना, ठीक है। अगर कोई इस तरह की आपातकालीन स्थिति आती तो आपके सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए आपके पास, ठीक। लेबोरेटरी से स्थापित करना और रिपोर्टिंग को अनिवार्य करना कि क्या क्या चल रहा है, उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, तो सारी रिपोर्ट जाते हैं, जमा करते हैं वो। और इसमें दंड का प्रावधान किया गया। तो पूछता है कि ईपीए 1986 में जो एक्ट आया था एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन को लेकर के, उसमें दंड का प्रावधान था कि नहीं था? बोलिए बिल्कुल था दंड का प्रावधान, क्योंकि सब लोग बांसुरी से नहीं सुनते हैं, चक्र चलाना पड़ता है। अगर सब लोग बांसुरी की भाषा समझ जाते तो कृष्ण जी चक्र लेके क्यों घूमते, बांसुरी लेके घूमते। तो बांसुरी की मीठी भाषा सबको समझ में
नहीं आती है, तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, चक्र निकालना पड़ता है। तो इस प्रावधान में चक्र का भी प्रावधान किया गया था। यस। तो अधिनियम का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा होगी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में बोला गया कि पर्यावरण का संरक्षण करिए। अधिनियम को उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो 150 रुपए नहीं, 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ईपीए 1986, पूछता है कि इसमें दंड का प्रावधान है कि नहीं है। और दंड के साथ ही इसमें आर्थिक दंड का भी प्रावधान है, जिसमें 1 लाख रुपए से लेकर के होता है। अगर अपराध साबित हो जाता है तो उसको पर डे के हिसाब से भी दंड लगाया गया, ताकि उसको इमीडिएट रोका जा सके। इस मैंने बोला कि एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, तो इसमें और कौन से नियम इसके अंतर्गत आते हैं या इससे निकले हुए हैं? तो जो आपने पढ़ा ई वेस्ट, वो वहीं से निकला हुआ है। ठीक है, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, नॉइज पोल्यूशन, सब वहीं से निकला हुआ है। हजार्डस वेस्ट रूल, तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन 1986 में जो बना था, ये सब वहीं से निकले हुए हैं। इनको अलग से फिर कानून बनाया गया। जल प्रदूषण और निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1974 में। तो ईयर पूछ लेता है, मैच दे सकता है मिलाने के लिए। यहाँ पे लिख देगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण, और इधर देगा 1986, 1974, 1981। ठीक है, वन अधिनियम, और पूछेगा मैच करिए। तो मैच करने वाला भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण जो था, इसका क्या उद्देश्य है? जल स्रोतों, तो जितना वाटर बॉडी आपको बोला था, जल निकाय, जब जल प्रदूषण पढ़ाया गया था आप लोगों को, तो जिसमें नदी, तालाब, झील, सारी चीजें आ जाती हैं। तो इनको प्रदूषण से बचाना है। सीपीसी भी रहेगा ही रहेगा, और एसपीसी भी। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ये सेंट्रल पॉल्यूशन सीपीसी भी, क्या करना, इनकी स्थापना करना। और औद्योगिक अपशिष्ट जल जो निकलता है, उद्योगों से जो गंदा जल निकलता है, उनके नियंत्रण हेतु लाइसेंस बनाना। ठीक है, 1981 में आया था वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। इसमें क्या था? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना, एयर पोल्यूशन को नियंत्रित करना, और वायु गुणवत्ता का मानक तय करना, और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण करना। तो अभी आपने पढ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसी से संबंधित है। वन अधिनियम आया था 1980 में। तो वनों की अवैध कटाई को रोकना। ठीक है, किसी भी वन भूमि को गैर वन कार्यों के लिए उपयोग करने के पहले केंद्र की अनुमति आवश्यक होगी। तो अगर कोई वन है, भूमि है, और उस पे आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो वन के अलावा काम है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितने भी वन है वो सब केंद्र सरकार के अधीन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये किसके लिए था? आपने देखा 1986 में जो आया था, वो क्या था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था। उससे पहले 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था। तो वन्य जीव का मतलब जितने भी वनों में रहने वाले जीव हैं, उनके संरक्षण से रिलेटेड। तो ये कब आया था, कब लागू हुआ था? 9 सितंबर 1972 में। ठीक है, और 1 जनवरी 1973 से ये पूरे भारत में लागू हो गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। तो पूछेगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस राज्य को छोड़ करके, किस राज्य में नहीं लागू हुआ था? तो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर में भी इसको लागू कर दिया गया था। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 1972 का, भारत के वन्य जीव, जिसमें जानवर, पक्षी, सरीसृप सारे ही आते हैं इसमें, प्रजातियों को शिकार, व्यापार और तस्करी, तो एक तो हंटिंग नहीं करना है, दूसरा ट्रेड, और तीसरा जो ट्रैफिकिंग करते हैं, तस्करी करते हैं, उससे सुरक्षा प्रदान करना है, और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना है। तो नेचुरल हैबिटेट बताया था आप लोगों को, तो नेचुरल हैबिटेट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, उनकी स्थापना किया गया। ठीक है, वन्य जीव के वर्गीकरण के संबंध में शेड्यूल बनाए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है किसमें शेड्यूल बनाए गए? तो इसमें शेड्यूल बनाए गए। पूछता है टोटल कितने शेड्यूल बनाए गए? तो बोलिए कि 6 शेड्यूल बनाए गए। ठीक है, पूछता है किस शेड्यूल के अंतर्गत जो जंतु हैं उनके शिकार शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है? तो शेड्यूल 1, अत्यधिक संरक्षित प्रजातियां हैं। इसमें ऐसी प्रजातियां हैं जो खतरे में हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, तो उनके शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उनका शिकार नहीं कर सकते लोग। शेड्यूल 2, इसमें संरक्षित प्रजातियां हैं, कुछ छूट मिल सकता है उनको। ठीक है, और शेड्यूल 6 पूछता है, शेड्यूल 6 कई बार पूछा है
इसमें पौधों की प्रजातियां आती हैं और इनको उगाना और काटना प्रतिबंधित है। तो गांजा का नाम सुना आप लोगों ने? तो हर कोई गांजा उगा के नहीं काट सकता है। परमिशन लेना पड़ता है। शेड्यूल 5 हानिकारक प्रजातियां जिनका शिकार किया जा सकता है, जैसे चूहा, कौवा। बीच में नीलगाय को लेकर डिबेट हुआ था। कैसे पूछता है सर इससे प्रश्न? यही बता रहा हूँ गीतांजलि, कैसे पूछता है। पूछेगा निम्नलिखित में से किस शेड्यूल के अंतर्गत पौधों को उगाना और काटना प्रतिबंधित है? तो बोलिए शेड्यूल 6 में। ठीक है। किस शेड्यूल के अंतर्गत शिकारियों के शिकार पे जंतुओं के शिकार पूरी तरह से प्रतिबंधित है? बोलिए शेड्यूल 1 में। शेड्यूल किस में है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ठीक है। कितने शेड्यूल हैं? 6 शेड्यूल हैं। ये क्वेश्चन पूछता है। इसमें राष्ट्रीय नेशनल पार्क और जो बायो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनकी क्या की वो डिफाइन किया गया। ठीक है। तो नेशनल पार्क का मतलब कि जिनमें हाई सिक्योरिटी होती, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी उसमें प्रतिबंधित होती, तो मानव गतिविधि नहीं हो सकता, क्योंकि मानव जनित गतिविधियां क्या कर रही हैं? पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो मानव की गतिविधियों को कंट्रोल किया जाए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ गतिविधियां अनुमति होती हैं, लेकिन वन्य जीवों की सुरक्षा प्राथमिकता। तो इसमें लोग जा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं और भी बाकी चीजें कर सकते हैं। कौन? जो लोग वहां रहते हैं, अपने भोजन के लिए, बाकी चीजों के लिए, व्यापार करने के लिए नहीं। दंड का प्रावधान है इसमें। दंड का प्रावधान, अगर शेड्यूल 1 और 2 की प्रजातियों को शिकार किया गया तो 3 से 7 साल तक की सजा है। शिकार करना प्रतिबंधित है शेड्यूल वाले में, 1 में। ठीक है। और 10,000 तक जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। इस पे कंट्रोल कौन करेगा? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, तो WCCB।